वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में टॉपिक 1 के अंदर मैंने बात की थी, वीडियो के अंदर एसी के अंदर। मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं पिछले टॉपिक के अंदर कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फेजर क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को जब हम रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस मेंटेन किया जाए तो क्या होता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस वीडियो पे आने से पहले अगर पहला वीडियो कंप्लीट नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पहले नंबर के वीडियो की लिंक मौजूद है, आप उसको देखिए, उसी के बाद इस लेक्चर को देखने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा वो लेक्चर नहीं देखता और ये लेक्चर देखता है तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बिल्ड नहीं होगी। तो मेरा प्योर सजेशन है कि आप सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, उसके नोट्स बनाएं और उसके बाद सेकंड लेक्चर पर आप आ सकते हैं। लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का तरीका कि जब भी आप देख रहे होंगे तो देखने के साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे। आपको कॉपी निकालना है, नोट्स बनाना है अगर लेक्चर से बेनिफिट उठाना है तो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उस लेक्चर को देखते देखते आपको एनसीईआरटी की किताब भी लेके रखना है। 12th क्लास एनसीईआरटी की किताब अल्टरनेटिंग करंट 7th नंबर का जो चैप्टर है उसका सेक्शन नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 वीडियो कंप्लीट करने के बाद सेकंड वीडियो पे मैं आज बात कर रहा हूं। पिछले टॉपिक तक मैं आपसे टॉपिक 5 तक बात कर चुका था, आज टॉपिक नंबर 6 के हम बात कर रहे हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का फेजर कैसे बनाया जाता है। हालांकि मैं फेजर बता चुका हूं, फेजर क्या होता है, फेजर का मीनिंग क्या होता है। फेजर समझाने के बाद मैंने बताया था कि रजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तीनों केस में हर जगह पर हमने जो इनपुट अप्लाई किया था दैट इनपुट वाज वीएम साइन ओमेगा टी। हर केस में इनपुट वीएम साइन ओमेगा टी। करंट रजिस्टर के अक्रॉस करंट जो होता है उसे दिया जाता है आईएम साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है उसे दिया जाता है आईएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट दिया जाता है उसे बताया जाता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज और करंट ध्यान नोटिस कीजिएगा, वोल्टेज और करंट रजिस्टर के केस में दोनों में साइन ओमेगा टी, दोनों में साइन ओमेगा टी। तो हम क्या लिखते हैं फॉर रजिस्टर, फॉर व्हाट रजिस्टर I and V both are in same phase, both are in same phase। दोनों के दोनों कौन से फेज में है, सेम फेज के अंदर। सेकंड केस में देखिए इनपुट कैपेसिटर के लिए देखिए, यहां के चेक कीजिएगा, कैपेसिटर की करंट में प्लस पाई बाय 2 होता है, प्लस पाई बाय 2 होता है, तो कैपेसिटर की करंट में प्लस पाई बाय 2 है, मतलब करंट में एडिशन है, पॉजिटिव है समथिंग, मतलब करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है, आगे है। आगे कौन होता है, लीडर होता है। फॉर कैपेसिटर, फॉर क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटर, करंट लीड बाय पाई बाय 2 बाय वोल्टेज। पाई बाय 2 से लीड करता है, और किससे, करंट लीड बाय वोल्टेज लिख देते हैं, बाय पाई बाय 2। कितने से लीड करता है, तो पाई बाय 2 से लीड करता है। अच्छा, अगर करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है, तो पीछे कौन है भाई। अगर भैया एक कोई आगे है तो पीछे कौन है, आगे कौन है, करंट है, तो पीछे कौन है, पीछे वोल्टेज है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर कैपेसिटर, फॉर व्हाट कैपेसिटर, वोल्टेज लैग बाय करंट बाय पाई बाय 2। चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्टर के बारे में, कंपैरिजन करते हैं। इंडक्टर को कंपैरिजन करते वक्त देखिए ये क्वेश्चन पे देखिएगा, वोल्टेज की इक्वेशन जो है वो साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन जो है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। करंट में माइनस है, करंट में माइनस है, मतलब करंट पीछे है, करंट पीछे है मतलब करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है, नेगेटिव है समथिंग, पीछे है तो लैग कर रहा है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज लीड कर रहा है। तो हम कहते हैं फॉर इंडक्टर, फॉर क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्टर, वोल्टेज लीड बाय करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज लीड करता है करंट से, पाई बाय 2 से करता है। या फिर हम कह सकते हैं फॉर इंडक्टर, करंट लैग बाय वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट लैग करता है वोल्टेज से, कितने एंगल से करता है, पाई बाय 2 के एंगल से करता है। देखिए इसे बताने के दो तरीके हैं। जब भी हम सर्किट एनालिसिस करते हैं बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो सर्किट एनालिसिस में दो कंडीशन आपके सामने निकल कर आएगी।
पहली कंडीशन आएगी कि सारे एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, और दूसरी कंडीशन आएगी कि सारे एलिमेंट कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। तो देखिए यहां पर क्या मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सारे एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब इफ करंट, सभी से जो करंट होता है अगर वो सेम होता है तो हम इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सभी के अक्रॉस करंट सेम होता है तो इसे हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कौन सा डिफरेंस सेम होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह एलिमेंट के अक्रॉस सेम होगा तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं इसीलिए दो तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन को समझाऊंगा, तरीका मेरा भी होगा, तरीका एनसीईआरटी में जो दिया गया वो भी होगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। मेरा तरीका बहुत आसान होगा और बुकिश नॉलेज के हिसाब से, बुकिश रीडिंग, बुक रीडिंग के हिसाब से आपको एनसीईआरटी का तरीका भी पता होना चाहिए। बात ऐसी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे देखिए ये मैंने कहा IR VR, रजिस्टर के लिए तो ये हो जाता है। अब देखिए IC कैपेसिटर के अक्रॉस करंट, ठीक है ना, तो मैंने IC ले लिया। अब करंट, ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, तो करंट लीड करता है। कितने से करता है, तो π/2 से करता है। तो कैपेसिटर में लैग कौन करता है, वोल्टेज करता है। कितने से करता है, π/2 से करता है। ये VC हो गया, लैग करने का मतलब हुआ π/2, बराबर है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो लीडिंग एंगल होगा, क्लॉकवाइज होगा तो लैगिंग एंगल होगा। लैग करने का मतलब क्लॉकवाइज घुमा देना, कितने से घुमा देना, π/2 से घुमा देना। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर की बात करते हैं। ये इंडक्टर है, बराबर, इंडक्टर में करंट है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसे, इंडक्टर के लिए मैं यहां पर बना रहा हूं। ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट है, दिस इज करंट अक्रॉस इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर के केस में देखिए, फॉर इंडक्टर वोल्टेज लीड बाय π/2। कौन लीड करता है, π/2 वोल्टेज करता है। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कितने से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, π/2 से बना दो तो ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया। ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप चाहें, अगर देखिए आप चाहें, नोटिस कीजिएगा इस बात को। हमने क्या किया, मान लो किसी सर्किट में हम स्टडी कर रहे हैं और सर्किट में स्टडी करते वक्त हमें क्या मिल रहा है, ये मान लेते हैं IR, ये मान लेते हैं IC, ये मान लेते हैं IL। मतलब मैंने रेफरेंस करंट को लिया तो IR VR। इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करता है। इसमें वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज ऊपर की तरफ आ गया। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज π/2, लैग करता है इसका मतलब क्लॉकवाइज आपके पास में π/2 आ गया। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मान लीजिए मैं कह देता हूं EC, मैं कह देता हूं ER, मैं कह देता हूं, चलो ये ER कह देता हूं, EC कह देता हूं और EL कह देता हूं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, बराबर है। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया इस बार। तो क्या रजिस्टर के केस में करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में वोल्ट करंट लीड करता है। कैपेसिटर में क्या करता है भैया, करंट लीड करता है π/2 से। लीड करता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कौन करता है, करंट करता है, π/2 से करता है। अच्छा, इंडक्टर में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में π/2 से वोल्टेज लीड करता है। तो लैग कौन करता है, लैग कौन करता है, करंट करता है। करंट कितने से लैग करता है, करंट π/2 से लैग करता है। लैग करता है मतलब ये वाला एंगल बनेगा, करंट आपके पास में IL आ जाएगा। तो दिस विल बी द π/2, करंट इज लैगिंग हियर, ठीक है। तो ये लीडिंग हो गया, ये आपके सामने हो गया और ये लैगिंग का कंडीशन हो गई। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया, ये कौन सा तरीका था, ये तरीका मेरा तरीका था अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करने के लिए। एनसीईआरटी में किस तरह से बताया गया, चेक कीजिएगा। एनसीईआरटी में फेजर को कहा गया है रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर में पहले रजिस्टर की बात हो गई। सो रजिस्टर के केस में क्या हुआ, इनपुट अप्लाई हुआ Vm sin ωt। करंट की बात करें तो करंट कितना था, Im sin ωt। अच्छा, Vm और Im कंपेयर कर लो, ये रहा Vm, Im कितना है, Vm/R। तो बड़ा कौन हो गया, Vm बड़ा हो गया, छोटा कौन हो गया, Vm/R हो गया। तो पहला डायग्राम जो बनेगा वो देखो, पहला डायग्राम क्या बनने वाला है भैया, ये रहा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू Vm, कितने एंगल पर, ओमेगा इक्वल टू θ/t होता है। तो थीटा कितना आ जाता है आपके पास में, थीटा आ जाता है ωt। सो थीटा आ गया आपके पास में ωt। थीटा कितना आ चुका है आपके पास में, ωt आ गया। अब करंट भी ωt सेम, पर करंट के लिए Im की वैल्यू देखो क्या है,
आई एम छोटा है, वी एम बड़ा है, तो ये ले लिया मैंने आई एम, ठीक है, ये थीटा एंगल पर अवेलेबल है। सो ये रोटेशन हो गया, ये आई एम हो गया आपके पास में। सो आप देख सकते हैं आई एम ये छोटा है और वी एम ये बड़ा है। तो ये पहला ग्राफ समझ में आ चुका है आपको। अब मैं रजिस्टर के अलावा बात करता हूं किसके बारे में, रजिस्टर के अलावा मैं बात करता हूं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के केस में करंट की इक्वेशन आती है पाई बाय 2। वापस से यहां पर बड़ा कौन होता है, आई एम बड़ा, वी एम बड़ा होता है। आप चेक कर लीजिएगा वी एम और आई एम, वी एम आई एम कितना होता है, तो वी एम बाय एक्स, एक्स सी होता है। सो बड़ा कौन है, वी एम, और छोटा कौन है, वी एम बाय एक्स सी। नोटिसेबल पॉइंट भैया, जो आपने इनपुट वोल्टेज मेंटेन किया, जो भी इनपुट अप्लाई किया, वो ये रहा आपके पास में वी एम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब हमें बात करें किसके बारे में, कि करंट प्लस है मतलब लीड है, और लीड है मतलब कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। लीड है मतलब कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, मतलब इससे प्लस पाई बाय 2 ये आई एम, इससे प्लस पाई बाय 2 ये आई एम की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो ये आ चुका है हमारे पास में। अब रजिस्टर कैपेसिटर हो गया ना, कैपेसिटर के साथ में अब इंडक्टर की हम बात कर लेते हैं, है ना। कैपेसिटर के बाद हम किसकी बात करते हैं, इंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए इंडक्टर करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर के प्लेस पर इंडक्टर। इंडक्टर में भी क्या किया था सर, बोले इंडक्टर में भी इनपुट यही अप्लाई किया था, करंट की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 थी। अब यहां माइनस है, इसका मतलब लीड है या लैग है, लैग है। करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे या क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, तो क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। तो भैया यहां से देखिए, इसको मैंने हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब इससे लीड करता हुआ, लैग करना मतलब क्लॉकवाइज एंगल बनाना, इससे पाई बाय 2 एंगल पर, इससे पाई बाय 2 एंगल पर, देखिए यहां पर कैसा आ गया, यहां से पाई बाय 2 एंगल पे। सो ये आ चुका आपके पास में पाई बाय 2, और ये आ गया आपके पास में आई एम, ये आ चुका आपके पास में आई एम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से यहां तक पाई बाय 2 आ गया। तो ये हो गया डायग्राम किस केस के लिए, इंडक्टर के लिए हो गया। तो इस तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 7 में बात करूंगा एलसीआर सर्किट के बारे में, कि एलसीआर सर्किट कैसा बनाया जाता है, उसको इक्वेशन कैसे ड्रॉ की जाती है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, फाइनल आंसर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम चर्चा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से टॉपिक नंबर 7 एलसीआर सर्किट के बारे में। एलसीआर सर्किट अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो पहली प्रायोरिटी ये होती है, पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि एलसीआर सर्किट समझने से पहले फेजर डायग्राम आने चाहिए। तो टॉपिक नंबर 6 आप देख चुके हैं, फेजर डायग्राम में आपको बता चुका हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने इनपुट मेंटेन क्या किया, तो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अब हुआ ऐसा, करंट पास हुआ। अच्छा यहां पे देखिएगा, करंट पास हो रहा है, करंट इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, करंट सब जगह पे करंट सेम है, डिफरेंट है भैया। तीनों के तीनों सर्किट में, तीनों के तीनों एलिमेंट पर देखो, यहां से करंट पास हुआ आई, यहां से पास हुआ आई, यहां से पास हुआ आई। जब भी करंट सेम होता है, हम कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि जब भी करंट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस सेम होता है तो हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब अगर ये तीनों एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो करंट अक्रॉस इंडक्टर बात करो, करंट अक्रॉस कैपेसिटर बात करो, करंट अक्रॉस रजिस्टर बात करो, आईएल, आईसी और आईआर, ये तीनों इक्वल होने वाले हैं। ये तीनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। और मैं अभी आपके सामने बता चुका था कि भैया ये रहा आईएल, ये रहा आपके पास में आईसी, ये रहा आपके पास में आईआर, ये रहा वीआर, ये रहा कैपेसिटर में वोल्ट करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ये रहा आपके पास में वीसी, ये रहा आपके पास में वीएल। तो वही देखिए, हम हमेशा क्या कहते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, पहले मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में जो लिखा उसके बारे में बात करूंगा। हम ये कहते हैं हम क्या मेंटेन करते हैं तो क्या डेवलप होता है। भाई अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, वापस सुनना, सर्किट में क्या मेंटेन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, तो क्या डेवलप होता है सर्किट के अंदर, करंट डेवलप होता है। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है तो क्या डेवलप होता है, करंट डेवलप होता है। मतलब मैंने अगर पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी भी कर ली तो करंट की स्टडी हो जाने वाली है, या ये कह लीजिए करंट सब में सेम है तो हमें स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस की करनी चाहिए। तो मैंने अगर क्या किया, तीनों को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया, वी आर
ये किया VL और ये किया VC। तो तीन तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि VL की वैल्यू बड़ी हो जाए VC से, दूसरा केस हो सकता है कि VL की वैल्यू छोटी हो जाए VC से, और तीसरा केस हो सकता है कि VL बड़ा हो जाए VC से। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी किताब के हिसाब से आप देखोगे तो आपको केस दिया गया है कि VL ग्रेटर देन VC वाला केस दिया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो मैं आपको उसी तरह से जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया गया है बताना चाहूंगा। वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं किया हुआ, हमारा रिप्रेजेंटेशन रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में किया हुआ है। तो चलिए वो रोटेटिंग टर्म के वेक्टर के टर्म के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं हम लोग। बात ऐसी है, सबसे पहले क्या बताया, ये रहा आपके पास में VR, सपोज दिस इज VR, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज VR। अब इसके साथ में कितने एंगल पर वापस सुनिएगा, इसके साथ में कितने एंगल पर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो हम जानते हैं जो भी करंट होता है VR और IR, आप देख सकते हैं दिस इज द VR एंड दिस इज IR। अच्छा, जो IR है वही IC है और जो IC है वही IL है, बराबर है, मतलब करंट तीनों में सेम है, करंट तीनों में सेम है। और हम जानते हैं देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड करंट, मतलब रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। पर हम यह भी जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज 90 से लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 से लीड करता है, और लीड करता है वोल्टेज मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल की हम बात करेंगे। अच्छा, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, क्लॉकवाइज एंगल की बात करेंगे। और कितने से लैग करता है, π/2 से करता है। तो ये देखिए मैंने बना दिया, यहां से π/2 पर ये वोल्टेज लीड हो गया π/2 पर, और एग्जैक्टली इसी से ऑपोजिट ये आपके सामने, ये मान लीजिए VL है और ये मान लीजिए VC है, ठीक है। अब ये मान लेता हूं VC है, सपोज दिस इज VC। ये क्लॉकवाइज मतलब लैग कर रहा है वोल्टेज, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। देखिए यहां पर मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें VC की वैल्यू ग्रेटर देन VL है, मतलब VC की वैल्यू ग्रेटर देन VL है। अब सोचिए VL की वैल्यू मान लो 4 है और VC की वैल्यू मान लो 7 है, तो मुझे बताइए बड़ा कौन है, 7 है या 4 है? जवाब दीजिएगा, बड़ा कौन है, 7 है या 4 है? तो आप खुद देख सकते हैं, यहां पर आपको बड़ा 7 नजर आ रहा है। बड़ा कौन नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। छोटा कौन है, 4 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सर बोले दोनों का डिफरेंस आएगा 7 - 4 दैट इज 3, मतलब 7 - 4 दैट इज 3, दैट इज VC - VL। आपके पास में दोनों का रिजल्टेंट V' होगा, बराबर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, V' होगा। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी ये रही आपके पास में VR, दोनों का रिजल्टेंट VC - VL। अच्छा, जब भी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से शिफ्ट करते हुए यहां पे पैरेलल ले आता हूं। जब पैरेलल लाता हूं तो ये यहां पे ऐसा आ जाता है, ये आ गया VC - VL, ठीक है। इसको डैश 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 यहां से हटाया। अब ये देखो, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आ गया नेट वोल्टेज, दिस इज नेट वोल्टेज, बराबर है, नेट वोल्टेज आ गया। नेट वोल्टेज का यहां से बनने वाला एंगल कितना है, तो थीटा दैट इज ओमेगा टी, और यहां से बनने वाला एंगल कितना है, दैट इज फाई। तो इस केस में आप खुद देख सकते हैं कि जब VC बड़ा हो गया है, कौन बड़ा हो गया है, VC बड़ा हो गया है, और कौन छोटा हो गया है, VL छोटा हो गया है। भैया VC बड़ा हो गया है, VL छोटा हो गया, तो सर्किट में आप देख सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट वोल्टेज की वैल्यू आपके सामने ओमेगा टी एंगल पर आ रही है। कितने पर आ रही है, ओमेगा टी एंगल पर आ रही है। तो हम यहां पे देख सकते हैं सर्किट में V² = VR² प्लस VC - VL का होल स्क्वायर, V = √VR² प्लस कितना, VC - VL का होल स्क्वायर। आगे से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे से कैसे सॉल्व करेंगे देख भी लेते हैं हम लोग, लेट अस सी नाउ। VR को लिखा जा सकता है IR का होल स्क्वायर प्लस कितना, IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर। I बाहर निकल गया, अंडर रूट कितना आ चुका है, R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर।
आई इंटू जेड, जेड को क्या लिखा जाता है, जेड को लिखा जाता है इंपिडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे हैं सर आपने ये वीएल छोटा लिया वीसी बड़ा लिया, सर ऐसा भी पॉसिबल था क्या कि वीएल बड़ा होता वीसी छोटा होता, ये भी पॉसिबल था, वीएल और वीसी दोनों इक्वल होता, ये भी पॉसिबल था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसे हमने सॉल्व किया फेजर मेथड से। कौन सी मेथड से सॉल्व किया, फेजर मेथड से। तो इसे सॉल्व करने का पहला तरीका फेजर मेथड है और दूसरा तरीका जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन है, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, इंटीग्रेशन। तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से चर्चा की, मैंने आप लोगों से एलसीआर सर्किट के ऑसिलेशंस के बारे में फेजर डायग्राम से बताया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब एलसीआर में एलसीआर जो कि तीनों कनेक्ट किए गए, इसमें फेजर डायग्राम में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं इस मेथड के। वो मेथड के ड्रॉबैक फर्स्ट नंबर ड्रॉबैक जो है ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि फेजर किस टाइम पे लिए जा रहे हैं, किस टाइम पे, मतलब सर्किट स्विच किया उसके बाद में, उसके जस्ट बाद में, या सर्किट को स्विच किया उसके 1 घंटे बाद में। तो आप फेजर तो कभी भी बना सकते हो, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं। तो कौन से सॉल्यूशंस हमको मिल रहे हैं या हम कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ये नहीं बताता फेजर डायग्राम। दूसरा ऐसा है कि हम जो भी एंगल बना रहे होते हैं वो रिलेटिव एंगल्स होते हैं, दोज एंगल्स आर कंसर्न विद रिलेटिव एंगल्स। तो एब्सोल्यूट एंगल के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो जो भी हम जनरल सॉल्यूशन दे रहे होते हैं वो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, मतलब सर्किट को जस्ट कनेक्ट किया, जैसे मान लो यहां पे स्विच होता है, तो स्विच होने पर क्या होता है, मैं इसको जस्ट कनेक्ट करता, तो जस्ट कनेक्ट होने पर सर्किट में करंट ग्रो होता, तो जस्ट कनेक्शन को हम कहते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन। ट्रांजिएंट मतलब जस्ट कनेक्शन के बाद वाला। और लंबे समय बाद जब सर्किट में एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाए, लॉन्ग टाइम के बाद हम बात करें तो उसे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जो भी आप जनरल सॉल्यूशन दे रहे होते हैं वो 2 तरह के सॉल्यूशन का समेशन होता है, एक होता है ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और एक स्टेडी स्टेट सॉल्यूशंस। तो फेजर मेथड के अंदर लॉन्ग टाइम के बाद में ट्रांजिएंट सॉल्यूशन का कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, या कह लीजिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब ही है जस्ट आफ्टर स्विचिंग। तो भैया जब समय लंबा हो चुका है, जब टाइम लंबा लग चुका है, तब जस्ट आफ्टर की बात ही नहीं होगी। तो ये वाला सॉल्यूशन तो डाई आउट मतलब हट गया। तो जो बचा वो जनरल सॉल्यूशन वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के द्वारा। अब देखिए यहां पर फेजर मेथड के अंतर्गत मैं आपको क्लास में जो बता चुका था कि ये तीनों के तीनों आपको देखो किस में दिख रहे हैं, तीनों के तीनों आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, बोथ ऑल 3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो ये हो गया IL, ये हो गया IC और ये हो गया IR। इसमें वोल्टेज लीड करता है VL, इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है IC, IL और ये आपके पास में IR, इसमें VR होता है। तो मैंने कहा भी था, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये VL है, ये VC है और ये आपके पास VR है। तो हमें करना क्या है, 3 केस पॉसिबल है हमारे पास में। केस नंबर फर्स्ट पॉसिबल, मैंने बोला था केस नंबर फर्स्ट की VL की वैल्यू बड़ी हो जाए VC से। ऐसा समझो कि ये 6 है और ये मान लो 2 है, तो भैया +6 - 2, +6 - 2 +4 आता है, +4 आता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, तो हम कहेंगे VL - VC। ये आपके पास में VR है। हम जब शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग करने पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये रहा VR, ये रहा आपके पास में VL - VC, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ tan phi क्या निकाला जा सकता है, tan phi परपेंडिकुलर VL - VC VR। इसे लिखा जा सकता है VL को IXL - IXC अपॉन कितना है IR। सो tan phi कैन बी रिटर्न कितना, XL - XC अपॉन R। ये tan phi की कंडीशन आ गई। भाई मान लो दूसरा केस ऐसा हो गया, सेकंड नंबर केस कौन सा हो गया कि VL छोटा हो गया और VC बड़ा हो गया, मतलब ये आपके पास में 2 है और ये आपके पास में 6 है, जो कि मैंने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया है और जो एनसीईआरटी के हिसाब से बताई गई बात है। भैया ऐसे केस में 6 - 2 4 आएगा, 6 - 2 क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन 4 नीचे की तरफ आएगा। तो ग्राफ जो बनने वाला है वो कैसा बनेगा, देखो ध्यान से कैसा ग्राफ बनने वाला है। ये VL VC बड़ा हो गया, सो ये हो गया VC - VL, ये आ चुका है आपके पास में VR। पैरेलल शिफ्टिंग की, जब भी पैरेलल शिफ्टिंग की जाती है तो कोई चेंज नहीं आता, इसको ऐसा शिफ्ट किया, ये VR, ये आ चुका है VC - VL, ज्वाइन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, ये phi आ चुका है आपके पास में। सो आप देख सकते हैं tan phi इज नथिंग बट VC - VL अपॉन कितना VR। अच्छा, VC को लिखा जाता है IXC, VC को क्या लिखा जाता है IXC, VL को लिखा जाता है IXL और इसे लिखा जाएगा IR। हर जगह से I कॉमन निकला,
टेन फाई कितना आ जाता है आपके पास में, ये आ जाता है एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। सो टेन फाई को इस तरह से निकाला जा सकता है। बच्चों मैंने आप लोगों से चर्चा की फेजर सॉल्यूशन के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे फेजर सॉल्यूशन के साथ साथ एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, जिसे एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। एनालिटिकल मेथड का मतलब इंटीग्रेशन मेथड भी कहा जा सकता है। वी कैन से दिस इज आल्सो इंटीग्रेशन मेथड। एनालिटिकल मेथड दैट मींस इंटीग्रेशन मेथड। देखिए वो कैसे होगी, ये L, ये C और ये आपके पास आ, हम सर्किट में बात करते हैं, हमने इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। इनपुट है आपके पास Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा यहां पे जैसे स्विच ऑन किया था तो करंट का रेट इंक्रीजिंग रेट है। जब भी इंक्रीजिंग रेट होता है इसका मतलब इसे पॉजिटिव साइन के साथ में लिया जाता है। तो मैं अगर क्या बोलते हैं सर्किट के अंदर इक्वेशन लिखता हूं तो ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये आपके पास रेजिस्टर, ये आपके पास टोटल एसी सर्किट इनपुट वोल्टेज। इसके अक्रॉस कह दिया VL, इसके अक्रॉस कह दिया VC, इसके अक्रॉस कह दिया VR और ये आपके पास V इनपुट है। चलिए तो ऐसा लिखते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई इधर से इधर जाएंगे तो माइनस VL, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस VC, पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस VR प्लस V इनपुट दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो V इनपुट की वैल्यू आ गई VL प्लस VC प्लस VR, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब V इनपुट, इनपुट क्या अप्लाई किया, तो इनपुट अप्लाई किया Vm sin ओमेगा टी। VL क्या लिखा जाता है L di by dt प्लस VC Q इक्वल टू CV होता है तो इसे लिखा जाएगा Q by C, और VR होता है आपके पास में IR होता है। बच्चों I मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, तो I इक्वल टू लिखा जाता है dq by dt, और di by dt को क्या लिखा जाता है, तो di by dt को लिखा जाता है डिफरेंशिएशन एक और बार किसका, dq by dt का। इसे लिखा जाएगा d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। सो di by dt कैन बी रिटन d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर ये इक्वेशन देखिए क्या आ गई, L di by dt प्लस IR प्लस Q by C that is equal to Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। मैं L di by dt को क्या लिख सकता हूं, तो di by dt को लिख सकता हूं d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। I को लिखा जा सकता है dq by dt मल्टीप्लाई बाय r, q by c Vm sin ओमेगा टी। बच्चों जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, ये देखिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस का कंसर्निंग पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमें केवल डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है कि जो चार्ज की इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज इक्वेशन Qm sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए यही चार्ज की इक्वेशन जो मेरे पास अवेलेबल है, मुझे रिक्वायरमेंट dq by dt की है, मुझे रिक्वायरमेंट डबल डिफरेंशिएशन की है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। I इक्वल टू लिखूंगा dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिफरेंशिएशन ये आ गया Qm इसे लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा, I इक्वल टू Qm डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा साइन ओमेगा टी का प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा Qm ओमेगा, साइन ओमेगा टी का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां तक आ गया। अच्छा ये करंट आ गया है ना, मेरी रिक्वायरमेंट करंट के साथ साथ देखो क्या क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है dq by dt और इसका एक और बार डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन, तो वो भी निकाल लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन, और वो निकालने के बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है ये इक्वेशन आपके पास L di by dt प्लस IR प्लस Q by C दैट इज Vm sin ओमेगा टी। अब देखिए मुझे I पता है, I मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो I निकाल चुके हैं हम लोग। तो चार्ज क्या क्या है, तो देखो चार्ज है आपके पास में Qm sin ओमेगा टी प्लस थीटा। करंट कितना है, तो यह है Qm ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा करंट के साथ साथ मुझे dq by di by dt भी चाहिए, तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन और कर देता हूं di by dt। ये डिफरेंशिएशन आ गया
क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आ चुका है डी आई बाई डी टी, क्यू एम ओमेगा डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। डी आई बाई डी टी कितना आ जाता है साइन ओमेगा टी का डिफरेंस, एक मिनट रुकेगा, ये साइन की जगह पे मुझे कॉस आया था, प्रिंटिंग थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, ये कॉस था, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा ये आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, आप कॉस का लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो हमारे पास में डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकल कर आती है माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो बच्चों ये सारी वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू, आई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और डी आई बाई डी टी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में पुटअप किया जाए और इस इक्वेशन के लिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इक्वेशन का देखिए हिस्सा क्या है, हमारे पास में है एल डी आई बाई डी टी आई आर प्लस क्यू बाई सी। एल डी आई बाई डी टी कितना है माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, प्लस आई इंटू आर, आर आई इंटू आर, तो आर आई कितना है हमारे पास में क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस देखो इसके साथ में क्या है क्यू बाय सी, तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है तो क्यू एम बाय सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। कितना है वी एम साइन ओमेगा टी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले लिख लें, है ना, आप इसे लिख लें ताकि मैं उस इक्वेशन को सेंटर पोजीशन पे लाके पूरा बोर्ड सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आप लोगों ने। इक्वेशन देखिए क्या आ गई, एल माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू एम अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, क्यू एम ओमेगा आर प्लस क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इसको क्या लिखा, देखिए इक्वेशन एल माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको मैंने एल डी आई बाई डी टी के प्लेस पे लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है आर इंटू वाई प्लस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुटअप की, आई की वैल्यू पुटअप की और क्यू की वैल्यू पुटअप की। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि आखिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। उसका तरीका देखिए कैसा होगा, मैं अगर ऐसा लिख देता हूं ओमेगा एल और इसे लिख देता हूं माइनस क्यू एम ओमेगा, तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, अब हम क्या करते हैं क्यू एम सी है तो ओमेगा सी अपनी मर्जी से ओमेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाता है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस, ये इक्वेशन पे गौर कीजिएगा, ये आर ओमेगा, ये क्यू एम अवेलेबल है आपके पास में, इसे लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना वी एम साइन ओमेगा टी, इसे लिखा जा सकता है। अब ये एक्सेल को लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्सेल माइनस क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा 1/xc, 1/xc मैं यहां पे बता भी देता हूं, एक्सेल को लिखा जा सकता है ओमेगा एल और एक्सी को लिखा जा सकता है 1/ओमेगा c, एक्सी को लिखा जा सकता है 1/ओमेगा c। तो यह हो गया आपके पास में एक्सी क्यू एम ओमेगा, ये आ चुका है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा जा सकता है वी एम साइन ओमेगा टी, वी आर राइटिंग वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या फर्क पड़ा, इसमें से
क्या क्या कॉमन निकल रहा है, साइन ओमेगा टी, जो जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो सब कॉमन निकल रहा है, ये सब स्टार लगाने पर कॉमन निकल रहा है, क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मैंने इसे कॉमन निकाल दिया, क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको एक्सएल माइनस एक्सी प्लस क्यू एम ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब हुआ ऐसा, दोनों में से भी कॉमन क्या निकल रहा है, क्यू एम ओमेगा कॉमन निकल रहा है, इस इक्वेशन में से क्यू एम ओमेगा कॉमन निकला, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है एक्सएल माइनस एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा बचता है। अब क्यू एम ओमेगा कॉमन निकला तो यहां पे बचता है इनटू में आर, इसे लिखा जा सकता है वी एम साइन ओमेगा टी। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, अभी हमने जो फेजर डायग्राम बनाया था और अभी हमने जो केसेस डिस्कस किए तो उसके हिसाब से हमने अभी ये भी चर्चा की थी, क्या की थी कि भैया ये था एक्सी माइनस एक्सएल और ये था आपके पास में आर, ये था फाई और ये था जेड। तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कॉस फाई कितना था, आर बाय जेड, और साइन फाई कितना है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड। कंटिन्यूएशन में लेक्चर जब तक देख रहे हैं तो आपको ये बात मैंने ट्राइंगल अभी बताया था, क्या बताया था, ये आर, ये एक्सी माइनस एक्सएल, ये जेड है, तो कॉस फाई कितना होता है, आर बाय जेड होता है, साइन फाई कितना होता है, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड होता है। तो मतलब मैं यहां पे देख रहा हूं कि एक्सी माइनस एक्सएल दिख रहा है मुझे, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर क्या था एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल आएगा बच्चों, नोट एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है ना, एक्सी माइनस एक्सएल, यहां एक्सी माइनस एक्सएल दिख रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल दिख रहा है, यहां आर दिख रहा है, यहां आर दिख रहा है। तो मैं अपनी मर्जी से अगर जेड का डिवीजन और जेड का मल्टीप्लीकेशन दोनों कर देता हूं तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, मैं यहां जेड मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे दोनों जगह जेड डिवाइड कर देता हूं, देखिए फर्क क्या पड़ा, जेड कॉमन निकला, जेड से जेड कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड क्या लिखा जा सकता है, साइन फाई, तो जेड क्यू एम ओमेगा अंदर लिखा जा सकता है साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और आर बाय जेड को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस फाई लिख सकते हैं, यू कैन राइट कॉस फाई आर बाय जेड दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा कॉस फाई, इसे लिखा जा सकता है इस तरह से। अब जो भी स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो ये फॉर्मूला सीखिए, क्या फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी। तो अगर हम बोलें इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो यहां साइन ए मैंने ए ले दिया और इसे बी कह दिया, कॉस ए और इसे कह दिया कॉस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में, जेड क्यू एम ओमेगा अंदर ब्रैकेट बन गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो ए कितना है चेक करें, व्हाट इज ए, फाइव, माइनस बी कितना है, माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है वी एम साइन जेड, वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल आ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इक्वेशन जो है क्यू एम ओमेगा जेड वी एम साइन ओमेगा टी, इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पे कंपेयर करने पे देखिए ये एम्पलीट्यूड है, ये कॉस है, कॉस, कॉस के आगे क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड, कॉस के आगे क्या है, क्यू एम ओमेगा जेड। तो ये क्यू एम ओमेगा जेड जो है ना बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है और ये वी एम है, तो कंपेयर करते हैं, वी एम कंपेयर करने पर आपको क्या मिल रहा है, क्यू एम ओमेगा जेड मिल रहा है, क्यू एम ओमेगा जेड मिल रहा है। अच्छा, हम जानते हैं Vm कैन बी रिटर्न आई एम जेड, Vm कैन बी रिटर्न आई एम जेड, सो आई एम कितना आता है आपके पास में, आई एम आता है क्यू एम इंटू ओमेगा, आई एम की वैल्यू कितनी आती है, क्यू एम इंटू ओमेगा। अब देखो बच्चों मैंने एम्पलीट्यूड कंपैरिजन कर लिया, अब मैं कॉस का साइन के साथ में कंपैरिजन करूंगा। तो देखिए कॉस ये अवेलेबल है फाई माइनस कितना, ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे दो बातें हैं, आप ये कॉस है तो साइन को या तो कॉस बना दो
दोनों कॉस कॉस कंप्लीट कर लो, मतलब दोनों को या तो कॉस में चेंज कर लो, ये भी कॉस में कर लो और ये भी कॉस में कर लो, या दोनों को साइन में चेंज कर लो, दोनों को किस में चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो। तो हम या तो इसे कॉस से इसे कॉस में चेंज कर लेते हैं या इसे साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, कॉस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ये आ रहा है आपके पास में। आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। अच्छा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता हो तो ध्यान सुनना, क्या कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो देखो ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं कॉस 5 माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, कॉस 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये भी कॉस का हो गया, ये भी कॉस का हो गया, कॉस कॉस, तो हम क्या करते हैं 5 माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा कंपेयर कर लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। सो माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाता है। सो 5 माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल टू आ जाता है माइनस पाई बाय 2 प्लस 5। थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, माइनस पाई बाय 2 प्लस 5। तो बच्चों इसी तरह से थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमने शुरुआत में Q इक्वल टू लिया था QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वैसे हमने I इक्वल टू लिया था QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना। अब देखो QM ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, IM लिख सकते हैं। देखो यार QM ओमेगा क्या लिख सकते हैं आप, IM लिख सकते हैं। तो I कैन बी रिटन IM कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा मतलब माइनस पाई बाय 2 प्लस 5। सो आप चाहें तो I कैन बी रिटन IM कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस 5, दिस कैन बी रिटन। मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहूंगा, अगर हो सकता है आप में से कई बच्चों को पता हो और हो सकता है कई बच्चों को नहीं पता हो। आप जैसे इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए एक बार मैं दे देता हूं आप लोगों को समय, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। अब यहां पर एक छोटी प्रॉपर्टी और यूज होती है जिसकी मदद से इसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कोई चेंजेस नहीं आते। सो I इक्वल टू आपके पास क्या अवेलेबल है, IM क्या अवेलेबल है, कॉस। हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय 2, तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाय 2 ऐसा अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, IM कॉस, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये माइनस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2 बन जाता है, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2। तो ये आ गया I इक्वल टू IM कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I दैट इज करंट। तो करंट को लिखा जा सकता है आपके पास में I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस तरह से हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन की मदद से ये सीख लिया कि पहले किस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है केवल लगा के, फिर चार्ज कैसे निकाला जाता है, फिर करंट कैसे निकाला जाता है, फिर वैल्यू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फाइनल इक्वेशन किस तरह से आती है। बच्चों अब मैं आपके साथ में एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, और वो टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने बोला था, टॉपिक 6th नंबर आपका टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 7th नंबर का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 8th नंबर का टॉपिक होगा जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं, एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज रेजोनेंस, टॉपिक 8, और ये 8th नंबर का टॉपिक है रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस मतलब क्या है तो थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने आपसे LCR सर्किट के अंदर डिस्कस किया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो दी जाती है Vm अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो वहां पर XC माइनस XL भी कहा जा सकता है ना, वी कैन से XC माइनस XL ऑल्सो। सो रेजोनेंस का फिनोमेना समझने से पहले मैं आप लोगों को रेडियो वाला एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग जानते हैं, आपने रेडियो यूज किया होगा, तो रेडियो में क्या करते हैं, आप रेडियो परचेस करके लाते हैं, उस रेडियो को कहां पर अटैच कर देते हैं, बोले सर घर में स्विच के अंदर लगा देते हैं, बोर्ड चालू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या रेडियो के साथ में क्या महसूस किया आपने, बोले डिफरेंट टाइप के बहुत सारे रेडियो के अंदर सिग्नल्स आ रहे होते हैं सर, ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है जहां से आता है, कहीं आकाशवाणी होता है, कहीं दूरदर्शन होता है,
कहीं पर रेडियो मिर्ची होता है, कहीं पे 98.3 FM होता है, कहीं पे तड़का होता है, कहीं पे रेडियो सिटी होता है ना। तो रेडियो पे पहुंचे बहुत सारे सिग्नल, आए तो बहुत सारे। तो क्या आप सारे सिग्नल एक साथ सुनते हो क्या, कि मतलब एक समय में आकाशवाणी लगा देते हो, एक समय दूरदर्शन लगा देते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो दूरदर्शन पसंद करते हैं, शाम के समय लगा देते हैं मधुर संगीत, बराबर है। और आप जैसे होते हैं वो रेडियो सिटी पसंद करते हैं, तड़का पसंद करते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, तड़का लगाने के लिए क्या करते हैं, वहां ऐसा बोलते खड़े होकर तड़का लग जा, ऐसा होता है क्या? बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं? बोले हम सर एक छोटा सा घुमाने वाला कुछ होता है, उसको घुमाते हैं, सेटिंग करते हैं, जिससे हम ट्यूनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनर कहते हैं। तो ट्यूनर को सेट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, उसको सेट करते हैं, सेट करते 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 बोले सर एक सिग्नल कैच हो जाता है और उस पर मस्त चलने लगता है वो। तो ये जो ट्यूनिंग आपने की है, ये जो वेरिएशन आपने घुमाया है, बेसिकली वो कैपेसिटर होता है। आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, करते 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 एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसपे करंट मैक्सिमम मिल जाता है, करंट मैक्सिमम मिल जाता है। या कह लीजिए सिग्नल दो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, एक बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी और एक जो यहां से आप रिसीव कर रहे हो, या कह लीजिए आप जो जनरेट कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। हम कहते हैं रेडियो ट्यून हो गया है। क्या हो गया है? ट्यून हो गया है। और यही आपने सुना होगा ना, घर में कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि सर उस टीचर के साथ में मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं होती। तो ट्यूनिंग मैच ना होने का मतलब भेजने वाला मतलब सेंडर, ट्रांसमीटर, पाने वाला मतलब रिसीवर। भेजने वाला क्या भेज रहा है? फ्रीक्वेंसी भेज रहा है। पाने वाला क्या पा रहा है? फ्रीक्वेंसी पा रहा है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, दैट इज कॉल्ड ट्यून्ड प्रोग्राम। और यही रेजोनेंस है। तो यहां पे समझते हैं, मैंने एलसीआर सर्किट में बताया था IM इक्वल टू VM डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एट पर्टिकुलर सिचुएशन XL की वैल्यू जब XC के इक्वल हो जाए तो हम जानते हैं IM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो IM विल बिकम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना? XL माइनस XL का होल स्क्वायर। IM दैट इज इक्वल टू VM अंडर रूट कितना? R स्क्वायर दैट इज कितना? VM अपॉन R। IM VM बाय R। और ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, IM की मैक्सिमम वैल्यू, बराबर है। तो मतलब ये हो गया, इंपिडेंस आपके पास कितना था? इंपिडेंस था R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। मिनिमम इंपिडेंस इफ XL इक्वल टू XC हो गया तो इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो गई। और इंपिडेंस की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी अवेलेबल है? R अवेलेबल है। कितनी अवेलेबल है बच्चों? R अवेलेबल है। तो करंट मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम करंट कितना हो गया? IM की मैक्सिमम वैल्यू VM बाय R हो गई। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना बच्चों, तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है आपको, ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, अगर R छोटा है तो मैक्सिमम करंट बड़ा है। अभी मैंने बोला कि ये आपके पास में रेजोनेंस का IM1 का मैक्सिमम वैल्यू है, और मैं पूछूं आपसे ये वाला देखो कौन सा है, ये IM, ध्यान से देखना ना, IM2 का कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा आप इसे पूछता हूं मैं आपसे, भी स्टूडेंट बताइएगा, भैया ये करंट बड़ा है, ये करंट छोटा है, भैया पहले वाला करंट बड़ा है, दूसरा वाला करंट छोटा है। तो करंट बड़ा कब होगा? जब रेजिस्टेंस छोटा होगा, बराबर है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? छोटा होगा। तो ये मान लीजिए मैं कह देता हूं R1 है और मैं कह देता हूं ये R2 है, तो बताइए दोनों में से बड़ा कौन होगा? बोले सर यहां पे साफ दिख रहा है IM1 का मैक्सिमम वैल्यू IM2 के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है। और मान लीजिए IM1 का मैक्सिमम वैल्यू इससे रिलेटेड R1 है और इससे रिलेटेड R2 है। तो सर अभी आपने देखा जिसका रेजिस्टेंस छोटा होगा उसका करंट बड़ा होगा, मतलब इसका करंट बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो ये आप प्लॉटिंग करते हैं तो आप प्लॉटिंग करने पर ये पाएंगे कि ये सपोज R1 आपके पास में R1 करंट बड़ा है तो रेजिस्टेंस छोटा है, मान लीजिए 100 ओम, और आप ये कह सकते हैं 200 ओम। जब आप ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब ये कंडीशन जब डेवलप हो जाती है कि XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो देखो क्या होता है सर, XL इक्वल टू जैसे ही XC हुआ तो इसे कहते हैं ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया? 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट LC। और यही फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज ओमेगा नॉट, दिस इज व्हाट? ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट दैट इज कॉल्ड विच फ्रीक्वेंसी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। किन बातों पर डिपेंड करती है? L और C पर करती है। ओमेगा नॉट के साथ साथ इसे ऐसा भी बताया जा सकता है, ओमेगा नॉट के साथ साथ इसे ऐसा भी बताया जा सकता है, ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू 2 पाई f नॉट।
1/√LC। तो आप इसे लिखेंगे ओमेगा नॉट इक्वल टू 2πf0। अच्छा, ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की यूनिट क्या है बच्चों? रेडियन पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज दैट इज 1/2π√LC, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझी जाती है और बताई जाती है, जिसे एक टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। शार्पनेस ऑफ विच कर्व? रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व कितना शार्प है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शार्पनेस ऑफ विच कर्व? रेजोनेंस कर्व। शार्पनेस का मीनिंग क्या हुआ समझाता हूं पहले। शार्पनेस समझाना हो तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उससे पहले समझे ध्यान से। भाई देखिए, अभी आपने यहां पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये IM की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है Vm/R, ठीक है, और ये वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, करंट की कोई ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करता हूं जो ये रही वैल्यू, मान लो मैंने I वैल्यू ली, और वो वैल्यू IM की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 है। वो वैल्यू IM की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 है। और ये जो वैल्यू है बच्चों, ध्यान सुनना, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे पावर कैलकुलेट करता हूं। भाई पहले इस वैल्यू पे मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करता हूं, तो मैक्सिमम पावर IM की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, ये हो गया मैक्सिमम पावर। अब मैं यहां पर इस पॉइंट पर इस करंट पर पावर कैलकुलेट करता हूं, जिसे मैं P कहता हूं, I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर दैट इज क्या? IM की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर का R। सो आप नोटिस कीजिएगा यहां पर क्या आ रहा है, IM की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये तो टर्म जो है ये तो मैक्सिमम पावर है, सो मैक्सिमम पावर का हाफ। मतलब करंट की वैल्यू I इक्वल टू IM की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 वैल्यू जब करंट होता है, जब करंट होता है तो ऑब्टेन्ड पावर मैक्सिमम पावर का हाफ पावर होता है। ऑब्टेन्ड पावर क्या होता है? मैक्सिमम पावर का हाफ पावर होता है, बराबर है। तो ये पावर पर मैं देखिए दो फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है, एक फ्रीक्वेंसी ω1, एक फ्रीक्वेंसी ω2, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? ω1। ये फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? ω2। मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट की वो वैल्यू मिल रही है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट की वो वैल्यू मिल रही है जिस पर ऑब्टेन्ड पावर मैक्सिमम पावर का हाफ है। मैक्सिमम पावर का क्या है? हाफ है। तो ये हमारे लिए स्पेशल केस हो गया, बराबर है। अब ये हमारे लिए कौन सा केस हो गया? स्पेशल केस हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं ω1 आपको कैसे मिल रहा है भैया? देखिए ध्यान से, मैं यहां पे बना रहा हूं डायग्राम फिर से। ये मैक्सिमम करंट IM का मैक्सिमम वैल्यू जिसे कहते हैं Vm/R। आपने ये करंट की वो वैल्यू ली जो IM के मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है, उस पर ये हो गया ω1, ये हो गया आपके पास में ω2, ये ω0 हो गया, यहां से यहां तक हो गया डेल्टा ω, यहां से यहां तक हो गया डेल्टा ω, बराबर है। सो ω1 ω0 से राइट साइड, मतलब ω1 आपको ω0 में डेल्टा ω ऐड कर दोगे तो मिलेगा। देखो ω1 मतलब राइट साइड, ω0 में इतना ऐड कर दो, ω0 में इतना ऐड कर दो तो ω1 मिलेगा। ω2 क्या मिलेगा? ω0 से इतना सब्सट्रैक्ट कर दो, ω0 से इतना सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको ये मिलने वाला है। तो बच्चों ये जो है राइट साइड मतलब अपर फ्रीक्वेंसी, अपर बैंड बोल सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड है मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो हायर माइनस लोअर का डिफरेंस, हायर माइनस लोअर का डिफरेंस, इसे एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं बच्चों? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ BV BW ω1 ω0 प्लस डेल्टा ω माइनस ω2 माइनस ω0 माइनस माइनस प्लस डेल्टा ω माइनस ω0 माइनस ω0 बैंडविड्थ 2 डेल्टा ω। यहीं से मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, यहां से बात समझिएगा। एक टर्म डिफाइन किया जाता है जो शार्पनेस के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में देता है? शार्पनेस। मतलब सर, मतलब ये कि भैया एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, दोनों में से कौन सा कर्व शार्प है, दोनों में से कौन सा कर्व शार्प है, उसकी अगर जानकारी चाहिए तो कौन देगा?
तो शार्पनेस को डिफाइन किया जाता है एक फैक्टर से, जिसे क्यू फैक्टर कहा जाता है, क्वालिटी फैक्टर जिसे कहते हैं ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा डब्ल्यू। मतलब क्वालिटी फैक्टर इज अ फैक्टर जो हमें कर्व कितना शार्प होगा इसके बारे में जानकारी देता है। ओमेगा नॉट किसे क्या कहते हैं? ओमेगा नॉट को कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और 2 ओमेगा नॉट इसे कहते हैं बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू मतलब क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैंडविड्थ कहते हैं। तो अब हमारा पूरा फोकस इस बात पे है कि इसकी वैल्यू निकाली जाए। किसकी? बैंडविड्थ की वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं क्यू की वैल्यू निकालें, मतलब क्वालिटी फैक्टर की फाइनल वैल्यू क्या आएगी ये निकालना है। अगर मुझे क्वालिटी फैक्टर की फाइनल वैल्यू निकालना है, वापस सुनना बच्चों, अगर मुझे क्वालिटी फैक्टर की फाइनल वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ, ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो पता है हमें, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसी आती है? तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अभी आपके सामने बताया मैंने, √LC आती है। तो हमें क्या चाहिए? बीडब्ल्यू चाहिए। बीडब्ल्यू मतलब बैंडविड्थ। मतलब अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम बैंडविड्थ निकाल लें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम क्या निकाल लें? बैंडविड्थ निकाल लें। तो Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो चलिए डेल्टा ओमेगा निकालने का सफर तय किया जाए कि कैसे निकाला जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। भाई आप यहां नोटिस कीजिएगा, मैंने कहा था इंपीडेंस का फॉर्मूला आपके पास था √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। और मैंने ये भी कहा था कि IM की मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू क्या होता है? तो VM अपॉन कितना होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एक्चुअलिटी में XC माइनस XL भी लिखा जा सकता है। अब मान लो मैंने IM लिख दिया, अब मैंने करंट की वो वैल्यू ले ली जो आपके सामने है, I मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। मैं किसी भी टाइम पे भी ये करंट की वैल्यू लिख सकता हूं, आई कैन राइट। तो मैंने करंट की वो वैल्यू ले ली जो I मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, वो वैल्यू पे मैं बात कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? बैंडविड्थ। तो कौन से करंट पे निकालेंगे? करंट की इस वैल्यू पे निकालेंगे जो IM की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 है। तो करंट की वो वैल्यू IM की मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 है, उस पर हम क्या निकालेंगे? बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। हम जानते हैं VM इक्वल टू IM इंटू Z। VM इक्वल टू IM इंटू Z। Z बराबर है IM इंटू Z। तो V मैक्सिमम I मैक्सिमम कब मिलता है? I मैक्सिमम जब R की हम बात करते हैं, क्योंकि I मैक्सिमम का मैक्सिमम वैल्यू तब Z इंपीडेंस मिनिमम होता है तब मिलता है। तो मैं यहां पे ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। वैल्यू क्या होगी देखिएगा बच्चों, यहां पर वैल्यू है, नोटिस कीजिए, मुझे चाहिए IM की मैक्सिमम वैल्यू। तो IM की मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब इंपीडेंस मिनिमम होता है, मतलब R आता है। तो हमने लिख दिया 1/√2 इंटू IM की मैक्सिमम वैल्यू मतलब VM/R। VM/R अभी आ गया आपके पास में VM अंडर कितना? R² प्लस कितना? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर। VM से VM कैंसिल कर दिया, 1/√2 R इक्वल टू 1/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये 2R² आ जाता है, ये आ जाता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ जाता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख देते हैं R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 2R²। XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R²। तो XL माइनस XC दैट इज इक्वल टू R। ये आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब क्या निकलेगा। अब इसका मीनिंग ये निकला कि हमारे पास XL माइनस XC इक्वल टू R आया। दिस इज XL माइनस XC इक्वल टू R। ω1L माइनस 1/ω1C। सर बोले ये क्यों लिखा आपने ω1? ω1L भी तो लिख सकते थे। तो याद करो ना आप सभी स्टूडेंट, करंट की वो वैल्यू पे ये कितना था? ω1 था। ये कितना था? ω2 था। ये कितना था? डेल्टा ओमेगा था। सो आपके पास में XL किस टाइम का चाहिए? XC किस टाइम का चाहिए? जब फ्रीक्वेंसी ω1 हो तब का XL चाहिए हमें। ω1L माइनस 1/ω⁻C प्लस ω1 कितना है आपके पास में? तो सर मैंने अभी बताया था ω1 ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ω1 कितना है? ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। तो चलिए ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा समझते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है बैंडविड्थ निकालना। तो ω1L माइनस 1/ω1C इक्वल टू R। तो ये आ गया आपके पास में
ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी दैट इज इक्वल टू आर। यहां पे एल भी है साथ में कॉमन में। अब मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन में से एल कॉमन निकाल लेता हूं, ओमेगा नॉट कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 प्लस बचता है डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट कॉमन निकाला, सी बाहर निकला, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा की पावर 1 इक्वल टू आपके पास आर आता है। अब यहां नोटिस कीजिएगा, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है मैंने आपको बात, कि ओमेगा नॉट कितना होता है, 1 अपॉन एल सी होता है। सो ओमेगा नॉट इंटू एल 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी होता है। तो आप चाहें तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी को ओमेगा नॉट एल लिख सकते हैं। तो देखिए आपने क्या लिखा, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा नॉट की पावर 1 माइनस ये 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी है। देखो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी है, तो आपने 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट एल लिख दिया। ओमेगा नॉट एल डिवाइड बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा की पावर 1 इक्वल टू आर है। चलिए अब काफी कुछ हद तक हम पास पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे ये लिखा, आप लिख पाएंगे ओमेगा नॉट एल दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस, अच्छा नीचे से प्लस ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर -1 इक्वल टू आर आपके पास आ रहा है। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर -n का फॉर्मूला 1 माइनस nx होता है। तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर -1 का फॉर्मूला 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट होता है। अब देखिए इसको मैंने पटअप कर दिया, ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आपके पास आर आता है। ये हो गया ओमेगा नॉट एल इक्वल टू नहीं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट -1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू एल, +1 -1 कैंसिल, ओमेगा नॉट एल इंटू ट्वाइस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आर। अब ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया। देख लो यहां तक ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो अब बचा हमारे पास में केवल ये टर्म बचा है, देखो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इंटू एल इक्वल टू आर। तो देखो बैंडविड्थ ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, जो मेरा टारगेट था R/L आ चुका है, ये आ गया R/L। ठीक है, यही हमारा निकालना टारगेट था। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो ओमेगा नॉट अपॉन कितना, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। अब ये बैंडविड्थ रख देते हैं ओमेगा नॉट ट्वाइस डेल्टा ओमेगा कितना है, R/L। तो ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ये आ जाता है आपके पास में कौन सा फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम केवल सी के फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहते हैं, वी वांट एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ सी, तो हम यहां से ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी होता है। तो आप देखो क्या लिख सकते हो, एल के प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी, एल के प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी, क्यू ओमेगा नॉट अपॉन आर, एल के प्लेस पे लिखा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी, ओमेगा नॉट कैंसिल, तो क्यू कैन बी रिटन आर ओमेगा नॉट सी, ये निकाला जा सकता है, दिस कैन बी रिटन। यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्वालिटी फैक्टर का एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, और वो तरीका देखो क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्वालिटी फैक्टर में मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा, देखिए क्या, Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन कितना, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इससे आपने लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है, और ट्वाइस डेल्टा ओमेगा को लिख दिया R/L। Q इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू L/R। सो Q इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल अपॉन आर। सो एक अंडर रूट एल सी एक अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 1 अपॉन आर अंडर रूट कितना आता है, L/C। मतलब क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एल और सी की वैल्यू सेम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बराबर है। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग ये निकला, मैंने दो ग्राफ आपके सामने बनाए थे, एक ग्राफ ऐसा था
और एक ग्राफ ऐसा था। इस ग्राफ में एक R1 था और एक R2 था। सो R1 क्या था और R2 क्या था? R1 की वैल्यू मैंने 200, देखिए मैंने कहा था कि इसकी शार्पनेस ज्यादा है, करंट ज्यादा था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। तो करंट ज्यादा तब था जब ये 100 ओम था और ये 200 ओम था। देखिए ये जो ग्राफ बनाए गए थे आपके सामने, IM की मैक्सिमम वैल्यू और ये आपके पास में ओमेगा नॉट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के टर्म में बनाए गए ग्राफ थे। तो आप यहां नोटिस कीजिए R1 और R2 में कंपेयर कीजिए, R1 100 ओम है और R2 आपके पास 200 ओम है। तो मैं बोलूंगा क्वालिटी फैक्टर किस सर्किट का ज्यादा होगा? तो जिसका रेजिस्टेंस ये Q1 है ये Q2 है, तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, बराबर है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। अब यहां नोटिस ये भी करना है कि क्वालिटी फैक्टर को ऐसा डिफाइन किया ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ ओमेगा नॉट Q। अगर किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो उसकी बैंडविड्थ छोटी आनी चाहिए। मतलब सर अगर किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर अच्छा है तो उसकी बैंडविड्थ छोटी होनी चाहिए। मतलब सर मतलब ये कि देख भैया ये एक कर्व है और एक ये कर्व है, दोनों कर्व में से पर्टिकुलर पॉइंट पर नोटिस करना, उठा के ध्यान से देखना, आप ज्यादा बैंडविड्थ किसकी दिख रही है? जैसे यहां पर आप कट कर लो, आपको बैंडविड्थ ज्यादा किसकी दिख रही है, चौड़ाई ज्यादा किसकी दिख रही है? तो जिस कर्व की चौड़ाई ज्यादा दिखेगी, बैंडविड्थ ज्यादा दिखेगी, उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा हो। बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा है, बराबर है। तो ग्राफ को देख के भी पहचाना जा सकता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करूंगा क्वालिटी फैक्टर के कुछ पॉइंट के साथ साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपसे बात करूंगा दैट विल बी LC ऑसिलेशन टर्म। शार्पनेस ऑफ कर्व हम देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में? नहीं, LC ऑसिलेशन हम पावर फैक्टर के टर्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पावर फैक्टर।